दक्ष जब वापस ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी अनजान आदमी के साथ वीडियो चैट कर रही थी। उसे अपनी पत्नी से इस तरह की बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। उसने बीवी को बेवफाई की सज़ा देने का फैसला किया। उसने कहा कि आज कहीं घूमने चलते हैं। वह सुनकर हैरान हुई क्योंकि बिजी होने की वजह से काफ़ी समय से वे कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे। वह खुशी खुशी गाड़ी में बैठी। दक्ष ने गाड़ी किसी जंगल की तरफ मोड़ दी और पत्नी के हाथ पांव बांधने शुरू कर दिए तो वह आंखों से आंसू बहाती हुई लगातार सवाल कर रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन दक्ष किसी सवाल का भी जवाब नहीं दे रहा था। उसे गाड़ी से उठाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। अब उसे तसल्ली थी कि मैंने बदला ले लिया क्योंकि पत्नी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। घर वापस आया तो बीवी का लैपटॉप खुला हुआ था और एक नई ईमेल का नोटिफिकेशन आया हुआ था। यह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से था जिन्होंने कहा कि मिसेज निहारिका, कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ईमेल पढ़कर तो दक्ष का दिमाग घूम गया कि वह बेचारी किसी अनजान के साथ चैट नहीं कर रही थी बल्कि ऑनलाइन इंटरव्यू दे रही थी। उसने गाड़ी फिर से निकाली और वापस जंगल की तरफ दौड़ाई कि शायद अभी उसकी पत्नी की सांसें चल रही हों। लेकिन जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि कुएं के अंदर तो निहारिका के पिता आज उसके कमरे में आए थे और उसे काफ़ी देर तक डांट रहे थे। वह यही कह रहे थे कि बेटी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी सारी बहनों की शादियाँ अच्छे ख़ानदानों में हुई हैं, वह एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी का रिश्ता भी एक अमीर और ऊंचे ख़ानदान में हो। और ऐसे घराने में रिश्ता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अच्छे अच्छे ख़ानदानों के साथ संबंध हैं। लेकिन तुम्हारी ज़िद है कि तुम्हें तो दक्ष से ही शादी करनी है, जबकि वह एक बैंक में मामूली सा क्लर्क है और 30,000 महीने कमाता है, जिसमें गुजारा करना मुश्किल है। एक छोटे से घर में रहता है। निहारिका ने जब अपने पिता के मुंह से ये सुना तो पिता से यही कहा कि पापा, आप ही मुझे नसीहत करते थे कि कभी भी अपनों को नहीं छोड़ना जो आपसे मोहब्बत करते हो, उनसे कभी भी मुंह ना मोड़ना। तो दक्ष तो आपके बेटे की तरह से है, आपके मरे हुए बचपन के दोस्त की निशानी है। बचपन से ही आप उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब देखा कि वह कोई अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पाया तो आपका वह प्यार नफरत में बदल गया। ये कैसा इंसाफ कर रहे हैं आप पापा। निहारिका के पिता के पास अपनी बेटी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर में वो ये कहते हुए वापस चले गए कि बेटी, ज़िंदगी तुमको गुजारनी है। मेरा काम था तुम्हें समझाना और अच्छी तरह समझाना। अब अगर तुमने उस आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगा। बस तुम्हें वार्निंग दूंगा कि ज़िंदगी के एक मुश्किल सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला सफ़र इतना आसान नहीं होगा जितना तुम समझ रही हो। कदम कदम पर तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बग़ैर एसी के गर्मियों के 7 महीने गुजारने पड़ेंगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरे पिता ठीक कहते थे। ये कहते हुए दिग्विजय प्रताप अपनी बेटी के कमरे से बाहर आ गए। निहारिका की माँ कमरे से बाहर ये सब सुन रही थी जब पिता बेटी की बात चल रही थी। जब बात ख़त्म हुई तो वह अपने पति के कमरे में गई और कहा कि बात तो आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब जब दक्ष आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा तो आपने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि दिग्विजय प्रताप के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बीवी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि जिस बात का तुम्हें पता नहीं उस पर इतनी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ और भी बातें हैं जिनकी वजह से मैं नहीं चाहता कि दक्ष के साथ मेरी बेटी की शादी हो, लेकिन अब मैं इस रिश्ते में रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगा। बस दुआ करना कि जो डर मेरे दिल में है वह गलत साबित हो जाए और दक्ष मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे। दूसरी तरफ दक्ष जिस बैंक में काम करता था, उसकी मैनेजर दक्ष को बहुत पसंद करती थी। उसका पिता बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और सिर्फ शौक़ पूरा करने के लिए वह जॉब कर रही थी, जबकि उसे किसी तरह की जॉब की ज़रूरत तक नहीं थी। उसने दक्ष को अपनी शादी के लिए प्रपोज़ भी किया, लेकिन दक्ष ने उससे माफ़ी मांगते हुए यही कहा कि आप बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। यह सुनकर प्रीति की ईगो को बहुत ठेस पहुंची थी। उसने ये बात सहन ना हुई कि एक मामूली सा इंसान मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उसने दक्ष से इतना ज़रूर कहा कि तुमने जो फ़ैसला किया है उस पर एक ना एक दिन तुम ज़रूर पछताओगे, देख लेना। मेरे ये शब्द किसी जगह लिख लो ताकि बाद में तुम्हें पता चल सके कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी।
दक्ष ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं ज़िंदगी में एक ही लड़की को पसंद करता हूँ और वो है निहारिका। समय गुजरा और निहारिका और दक्ष की शादी हो गई। सब घर वाले और रिश्तेदार इस शादी पर बहुत खुश थे, लेकिन दिग्विजय प्रताप का मुंह लटका हुआ था। निहारिका ने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ था और वह भी जॉब करने की इच्छा रखती थी, लेकिन दक्ष से पूछना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उसने एक दिन दक्ष से कहा कि मैं चाहती हूँ मैं भी जॉब करूँ। आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं? दक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भला क्या परेशानी होगी। अगर तुम चाहती हो तो ज़रूर अपनी ये इच्छा पूरी करो। शुरू में निहारिका को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह अप्लाई करने के बाद भी कोई सही जॉब नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई कर दिया। निहारिका कंप्यूटर साइंस की टीचर थी। सैलरी 25,000 रुपये थी, लेकिन निहारिका इस सैलरी पर खुश थी कि कुछ ना होने से कुछ ना कुछ तो बेहतर ही है। निहारिका ने उसे बैंक में, जहां पर उसका पति जॉब करता था, उसमें भी अप्लाई किया था क्योंकि आईटी सेक्टर में एक वैकेंसी खाली थी। लेकिन प्रीति क्योंकि वहां मैनेजर थी, इसीलिए उसने सिलेक्शन कमेटी को ये बताया कि ये लड़की इस जॉब के काबिल नहीं है और यूं निहारिका का उस बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्रीति को दिल ही दिल में इस बात का दुख था कि दक्ष ने उसे क्यों रिजेक्ट किया और आखिर निहारिका में ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। वह दक्ष के खिलाफ भी एक खतरनाक योजना बना रही थी। वह किसी हाल नहीं चाहती थी कि दक्ष अब उसे इस बैंक में नजर आए। इसीलिए वह दक्ष की भी इस बैंक से छुट्टी कराना चाहती थी। इसीलिए एक दिन उसने अपने बैंक की ही एक कर्मचारी लड़की को कुछ समझा बुझाकर अपनी योजना बताई और साथ साथ उसे पैसे भी दिए। लड़की ने इतने सारे पैसे एक साथ देखे तो लालच में आ गई और एक दिन वह दक्ष के पास से गुजरी तो दक्ष पर चिल्लाना शुरू कर दिया, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यह सुनकर दक्ष हैरान हो गया। उसने दक्ष पर अचानक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया और उसके साथ झगड़ा करने लगी। उस लड़की का रिश्तेदार भी उस बैंक में था। जब उसने लड़की के मुंह से ये सब सुना तो वह दक्ष के साथ झगड़ने लगा। बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रीति से मांग की कि हमें ये इंसान इस बैंक में नहीं चाहिए और वह भी यही चाहती थी और वह अपनी इस योजना में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। उसने दक्ष की शिकायत अपने से ऊपर वाले अधिकारी को की और फिर वही हुआ जिसका डर था। बैंक वालों ने दक्ष को इस जॉब से निकाल दिया। काफ़ी समय तक वह बेरोज़गार रहा, लेकिन एक्सपीरियंस होने की वजह से किसी दूसरे बैंक में काम करने लगा। दक्ष को उसने अपने बैंक से निकाल दिया, लेकिन वह फिर भी चैन से नहीं बैठी। प्रीति की नज़र उसकी बीवी पर थी। निहारिका की एक दोस्त थी जिसका नाम हर्षिता था। प्रीति की भी उस लड़की से काफ़ी जान पहचान थी और एक दूसरे के घर भी आना जाना था। प्रीति ने बातों ही बातों में हर्षिता से पूछ लिया, फ्यूचर में निहारिका के क्या इरादे हैं। उसकी एजुकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन वह सॉफ्टवेयर की फील्ड में काम करना चाहती है। वह इस काम का काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखती है, इसीलिए वह बाहर के देशों की कंपनियों में भी अप्लाई कर रही है। हर्षिता ने प्रीति को बताया था कि निहारिका ने एक बाहर की कंपनी में अप्लाई कर रखा है और कल फला टाइम उसका इंटरव्यू भी है। यह सुनते ही प्रीति के दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। सब कुछ होते हुए सिर्फ जलन की वजह से वह इस लड़की का घर बर्बाद कर देना चाहती थी। प्रीति ने दक्ष को कॉल की और कहा कि तुमने मुझे ठुकराया, लेकिन तुम्हारी किस्मत में एक ऐसी लड़की आई जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में अनजान लड़कों के साथ दोस्ती कर रही है और इस बात का मेरे पास एक सबूत भी है। वह पिछले कई दिनों से किसी लड़के के साथ चैट कर रही है और देखना कुछ दिनों बाद वह तुझे छोड़कर चली जाएगी। अगर मेरी बात पर यकीन ना आ रहा हो तो कल 12 बजे घर जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। प्रीति की ये बात सुनकर दक्ष के दिल में शक के बीज ने जन्म लिया। वैसे तो दक्ष कभी भी निहारिका पर किसी भी तरह का शक नहीं करता था, लेकिन प्रीति ने इतने यकीन से कहा। उसने अगले दिन आधा दिन की छुट्टी ली और बाइक पर बैठकर घर की तरफ निकल गया। वह बार बार यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि निहारिका उसके साथ ऐसा करेगी। अगर उसने मुझे धोखा ही देना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की। इस तरह की बातें बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। तो चुपके से अपने घर में अंदर गया। कमरे में झांक कर देखा तो उसकी बीवी किसी से वीडियो कॉल पर बिजी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कमरे के अंदर जाए, इसीलिए बाहर लॉन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद निहारिका उसके पास आई और कहा, आज आप ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? दक्ष ने कहा, हाँ, बस अपनी इस ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ।
पिछले कई महीनों से हम घूमने के लिए भी कहीं नहीं गए, इसीलिए आज मौसम क्योंकि अच्छा था, मेरे दिल में आया कि घर चला जाऊं और फिर हम कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे। निहारिका ने जब यह सुना तो बहुत खुश हो गई और कहा कि आपने तो मेरे दिल की बात कर डाली। सच पूछो तो मैं भी आज यही सोच रही थी कि आप जैसे ही ऑफिस से आएंगे तो आपसे कहूँगी कि कल छुट्टी ले लो, कल कहीं घूमने के लिए चलते हैं। 3-4 महीने हो चुके हैं हम घर में ही हैं। दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, तुम जल्दी से तैयारी कर लो। निहारिका तैयार होकर आई, जबकि दक्ष ने गाड़ी तैयार कर ली थी। वह बार बार अपनी पत्नी को आवाज़ें दे रहा था कि जल्दी करो, देर हो रही है, हमें घर वापस भी आना है। पत्नी आज हैरान थी कि आखिर दक्ष को हो क्या गया है। उसे तो घूमने फिरने का इतना शौक भी नहीं था, लेकिन आज उसका मूड बहुत अच्छा है। मगर बेचारी वह नहीं जानती थी कि दक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है। पत्नी उससे पूछ रही थी कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो दक्ष ने उसे जवाब दिया कि आज हम पार्क जा रहे हैं। निहारिका ने उससे पूछा कि सफारी पार्क क्यों जा रहे हैं, तो वह बताने लगा, वह जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और सुकून भी बहुत है। वह गाड़ी शहर से दूर लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी पार्क के बजाय जंगल की तरफ ले गया तो उस पर निहारिका उससे पूछने लगी कि जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। दक्ष अपनी पत्नी से कहने लगा कि एक ज़रूरी काम है, पहले हम जंगल में जाएंगे और उसके बाद जहाँ तुम कहोगी उधर ही जाएंगे। यह बात निहारिका को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वह चुप रही। दक्ष जैसे ही जंगल में पहुंचा तो पत्नी को हाथ से पकड़कर कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। निहारिका की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह बार बार अपने पति से पूछ रही थी कि कौन सी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे आपकी बातों से डर लगने लगा है। इस पर दक्ष ने उससे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। उसके बाद वह निहारिका को एक पुराने कुएं के पास ले आया जो काफ़ी गहरा था और उस पर लिखा था कि ये 500 साल पुराना कुआं है। पुराने ज़माने में इस कुएं से लोग पानी भर कर जाते थे। उसने शॉपर में से एक कपड़ा निकाला और फिर उस कपड़े से निहारिका के हाथ पांव बांधने लगा। निहारिका चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये सब क्या कर रहे हो दक्ष, तुम्हें आखिर हो क्या गया है। लेकिन वह उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा था, वह अपना काम कर रहा था। निहारिका ज़्यादा चिल्ला रही थी तो उसने जल्दी से उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। कुएं में फेंकने से पहले उसने निहारिका के कान में कहा, अब तुम ही बताओ कि बेवफाई की क्या सज़ा हो सकती है, इसके सिवा कि मैं खुद से तुम्हें अलग कर दूं और इस अंधे कुएं में फेंक दूं। जब दक्ष ने निहारिका को कुएं में फेंक दिया तो दक्ष को तसल्ली हुई और वह घर वापस आ रहा था। वह इस बात पर खुश था कि उसने अपनी पत्नी से बेवफाई का बदला ले लिया। घर आया, अपने कमरे में आया तो पत्नी का लैपटॉप अभी तक वैसे ही खुला था। वह लैपटॉप चेक करने लगा, तभी एक नोटिफिकेशन आया जो कि किसी कंपनी की तरफ से ईमेल था। वह पढ़ने लगा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें लिखा था कि मिसेज निहारिका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हमारी कंपनी में हो चुका है। आप हमारी कंपनी में एक डेवलपर बनकर काम कर सकेंगी। इसके अलावा नीचे काफ़ी अच्छी सैलरी भी लिखी थी। ईमेल पढ़ते ही उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, और गुस्से में अपने बाल नोच डाले। वह अपने आप को बुरा भला कहने लगा। वह सोचने लगा, प्रीति ने जो उसके दिल में जहर भरा था, उसी जहर में वह अंधा हो चुका था और इस बात की छानबीन तक नहीं की कि आखिर निहारिका कर क्या रही है। जो कुछ प्रीति ने कहा वह किस हद तक सच था और अपनी पत्नी पर शक कर बैठा। इतना बड़ा जुल्म मैंने अपनी निहारिका पर कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वह पछतावे की आग में जलने लगा। अब वह इस सच्चाई से आगाह हो चुका था कि उसकी पत्नी किसी अनजान के साथ दोस्ती नहीं बल्कि ऑनलाइन जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही थी। वह तेज़ी से बाहर निकला और गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ाई, यही सोचते हुए कि शायद उसकी बीवी अभी जिंदा हो। वह जल्दी से जंगल में पहुंचा, गाड़ी से उतरकर कुएं में झांक कर देखा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, निहारिका, कहाँ हो तुम, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। उसने एक बहुत बड़ी रस्सी कुएं के साथ वाले पेड़ के साथ बांधी और फिर रस्सी की मदद से वह कुएं के अंदर जाने लगा। ये बहुत डरावना और गहरा कुआं था, लेकिन वह उसकी गहराई में पहुंचने में कामयाब हुआ। मगर वह जैसे ही कुएं की गहराई में पहुंचा तो उसकी रूह कांप कर रह गई, क्योंकि वहाँ निहारिका मौजूद नहीं थी। वह हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुएं से बाहर जाने के लिए किसी भी तरह का रास्ता नहीं था, तो निहारिका आखिर जा कहाँ सकती है। वह कुएं से बाहर आया, इधर उधर देखने लगा कि वहाँ इंसान का नामो निशान नहीं था। वह तेज़ आवाज़ में पुकारने लगा, निहारिका, कहाँ हो निहारिका, अगर मेरी बात सुन रही हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं मिला। वह रोता हुआ वापस चला गया। दूसरी तरफ वह जैसे ही निहारिका को कुएं में फेंक कर चला गया तो निहारिका ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया,
उसे ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद थी कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आ जाए, लेकिन वह ये बात जान चुकी थी कि दक्ष अब वापस नहीं आएगा। वह दक्ष की तरफ से काफ़ी मायूस हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को क्या हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक बूढ़ा देहाती उस जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। दूर से उसने निहारिका के चीखने की आवाज़ सुनी तो आवाज़ की तरफ भागना शुरू किया। फिर उसे इस बात का यकीन हो गया कि कुएं के अंदर कोई न कोई औरत मौजूद है। उसने कुएं में रस्सी लटकाकर निहारिका को बाहर निकाला, फिर उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। उस बूढ़े देहाती की एक पत्नी भी थी और झोपड़ी में पति पत्नी अकेले रहते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। निहारिका को कुछ चोटें आई थी जिसके लिए बूढ़े आदमी ने मरहम पट्टी की और अब निहारिका ठीक हो गई। तब उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? अगर तुम कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़कर आ जाऊं। लेकिन निहारिका ने उसे अपनी इच्छा बताई कि फ़िलहाल मैं इधर आप लोगों के पास आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसे एहसान के बदले में आप लोगों की कुछ सेवा करना चाहती हूँ। निहारिका का पिता अपनी बेटी की वजह से परेशान था और दक्ष से बार बार पूछ रहा था कि वह कहाँ है, जबकि दक्ष यही कह रहा था कि हम दोनों घूमने गए थे। मैं कॉल में बिज़ी हो गया तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि निहारिका कहाँ गई। लेकिन वह दक्ष का गिरेबान पकड़कर बार बार यही कहते थे कि तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं, तुमने ज़रूर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा किया है। लेकिन वह अपने ससुर के सामने यही झूठ बोलता कि मैं थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। निहारिका उन बूढ़े पति पत्नी की सेवा करने लगी। एक दिन बूढ़े देहाती ने निहारिका से कहा, बेटा यहाँ जंगल में एक आदमी रोज़ आता है, दिन में 3 से 4 बार आता है। वह कुएं के पास बैठ जाता है, फिर रो रो कर वापस चला जाता है। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा मेरी पत्नी गुम हो गई है। मुझे इस बात का शक है कि वह तुझे जानता है। इस पर निहारिका ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, जब तक मैं खुद ना कहूँ आपको उसे कुछ नहीं बताना। मैं मानती हूँ मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन मैं अभी उसके पास नहीं जाना चाहती। बूढ़े ने निहारिका से वादा किया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उस लड़के को कुछ नहीं बताऊंगा। दक्ष लगातार रोज़ाना ही जंगल में आता, उस कुएं के किनारे बैठकर अपने सर को रो रो कर पत्थर से मारता, फिर वापस चला जाता। बूढ़ा देहाती रोज़ निहारिका को दक्ष के बारे में बता देता था। दक्ष ने जॉब भी छोड़ दी थी, ना उसे खाने का होश था ना ही पीने का। वह प्रीति के पास भी गया था और उसे कहा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन ये बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी तुम भी खुश नहीं रह पाओगी। प्रीति उसे यही कह रही थी कि तुम एक घटिया इंसान थे और ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। एक ऐसा इंसान जो मेरे कहने पर अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है, वह मोहब्बत के काबिल था ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। सच्चाई यह है कि तुम खुद अंदर से खोखले थे और अपनी पत्नी पर तुम्हें भरोसा ही नहीं था। बूढ़े देहाती ने दूर से देखा कि दक्ष कुएं के किनारे बैठकर रो रहा है। फिर वह कुएं की दीवार पर खड़ा हो गया और फिर रोते हुए उसमें छलांग लगा दी। बूढ़ा भाग कर गया। जैसे उसने निहारिका की मदद की, वैसे ही उसने दक्ष की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वह एक मर्द था, वज़न ज़्यादा होने की वजह से वह दक्ष को कुएं से बाहर नहीं ला सकता था। उसने कुछ साथियों से मदद ली और फिर उसे कुएं से बाहर ले आया। वह दक्ष को भी झोपड़ी में ले गया, लेकिन निहारिका उसके सामने नहीं आई। उसने निहारिका को ये बात बताई थी कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, ये अपनी जान लेना चाहता था, लेकिन मैंने कुएं से बाहर निकाल लिया। दक्ष को जब होश आया तो बूढ़े ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस पर दक्ष ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, किसी की बातों में आकर मैंने उसकी जान ले ली और अब मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहता। बूढ़े देहाती ने उसे कहा कि बेटा मेरी एक बात याद रखना, किसी से प्यार करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। रिश्ता करना बहुत आसान है, रिश्ते को निभाना सबसे कठिन काम है। अगर एक बार किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है तो फिर किसी की बातों में आकर उससे बदगुमान नहीं होना चाहिए। और किसी काम में जल्दी तो हमेशा ही बर्बादी का कारण बनती है। हमेशा हर बात की छानबीन कर लेनी चाहिए ताकि तुमसे कोई गलती ना हो। दक्ष ने रोते हुए उस बूढ़े देहाती से कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है, और मैं ये बात सीख चुका हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी पत्नी को खोना पड़ा। वह रो रहा था, जबकि अचानक निहारिका उसके सामने आ गई तो दक्ष को हैरानी का एक झटका लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वह बार बार निहारिका से पूछने लगा कि तुम निहारिका ही हो ना?
दक्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सपना देख रहा है। उसने निहारिका से माफ़ी मांगी और फिर बुजुर्ग ने उसे बताया कि किस तरह उसने निहारिका की मदद की। दक्ष ने उस बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी, आपने मुझे ख़रीद लिया। आपने मुझ पर जो एहसान किया मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। वह दोनों वापस घर जा रहे थे, इस पक्के वादे के साथ कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, क्योंकि भरोसा ही एक कामयाब ज़िंदगी की शर्त है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मुश्किलें भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर एक सच्चा साथी हो तो ज़िंदगी का ये मुश्किल सफ़र भी कट ही जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।